नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी उनमें आज की पहली बड़ी खबर है जनसांख्यिकीय बदलाव पर बड़ा कदम। मोदी सरकार ने देश में जनसांख्यिकी परिवर्तन को लेकर आज हाई पावर कमेटी गठन का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं और ये कमेटी क्या काम करेगी, इस खबर को बताएंगे विस्तार से। आज की दूसरी बड़ी खबर है ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड की प्रतिबद्धता। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का आज दिल्ली में सम्मेलन हुआ तो चारों देशों ने आपसी हितों से लेकर वैश्विक चुनौतियों पर साझा रुख अख्तियार किया है। क्या हुआ इस सम्मेलन में, इस खबर को भी बताएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है घुसपैठियों में हाहाकार। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के एक्शन में आने के बाद से अवैध घुसपैठियों में खलबली मची हुई है और बांग्लादेश सीमा पर तमाम घुसपैठियों के इकट्ठे होने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इस बड़ी खबर पर आज हम करेंगे न्यूज नाइट में चर्चा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। घुसपैठ पर केंद्र सरकार सख्त, जनसांख्यिकीय बदलावों पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। जस्टिस नावलेकर होंगे अध्यक्ष। गृह मंत्री ने कहा असामान्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए बड़ी चुनौती। शुभेंदु सरकार के एक्शन से घुसपैठियों में हड़कंप। भारत बांग्लादेश सीमा पर लगा जमावड़ा। सख्ती से हो रही दस्तावेजों की जांच। अब तक 12 लोगों को भेजा गया होल्डिंग सेंटर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होगी ऊर्जा सुरक्षा। क्वाड बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण तकनीक और मानवीय सहायता पर जोर। आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ दिखाई एकजुटता। भारत अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिज और रेयर अर्थ मेटल्स के क्षेत्र में बढ़ा सहयोग। क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर दोनों देशों ने किए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया रणनीतिक साझेदारी में मील का पत्थर। बीकानेर के सांचू बॉर्डर से गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दुश्मन को दी सीधी चेतावनी। कहा नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की नीति पर केंद्र सरकार अडिग। ड्रोन तकनीक और सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। सीबीएसई पेमेंट गेटवे सिस्टम में होगा बड़ा सुधार। छात्रों को मिलेगा तेज और सुरक्षित रिफंड। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैंकों को दिए निर्देश, पेमेंट फेल होने पर तुरंत होगा समाधान। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। इंडो पैसिफिक में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, चीन की आक्रामकता, सप्लाई चेन की चुनौती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समस्या और समुद्री सुरक्षा के सवालों के बीच आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साफ संकेत दिया है कि क्वाड अब सिर्फ संवाद का मंच नहीं बल्कि एक्शन प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। बैठक में समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा सुरक्षा, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को लेकर कई बड़े फैसले भी लिए गए। इस साल क्वाड की अध्यक्षता भारत के पास है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग का स्वागत किया। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों की साझा प्राथमिकता एक मुक्त, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत पर भी जोर दिया। We also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world. The responsibilities of the Quad will grow commensurately and we must prepare for that. बैठक में सबसे बड़ा फोकस समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन पर रहा। चारों देशों ने इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस इनिशिएटिव शुरू करने पर सहमति जताई।
जिसके तहत समुद्री गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही फिजी में संयुक्त रूप से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की घोषणा भी की गई। यह क्वाड की पहली संयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना मानी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड अब केवल रणनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए क्वाड वैश्विक रणनीति का अहम स्तंभ है। रूबियो ने क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा पर नई पहल की भी घोषणा की। We can begin to turn our collective interest into action to the benefit of the people of our countries, but ultimately to the benefit of many other countries who around the world who would benefit from some of the things we're working on today. And I'm very happy today that as a result of the work that our teams have been doing leading up to this conversation today and our conversations today, we have real concrete achievables that we can announce to our respective countries and to the world. क्वाड के अहम निर्णयों में क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क की स्थापना के साथ साथ इससे संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में निगरानी के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना की गई है तथा हिंद प्रशांत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए पहल घोषित की गई। क्वाड देशों ने क्रिटिकल पोर्ट प्रोजेक्ट विकसित करने पर भी सहमति जताई। इसके साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय में अमेरिका डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव का उद्देश्य विश्वसनीय और लचीली क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है, जिसमें खनन, प्रसंस्करण, रिसाइकलिंग और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। The ministers underscored the importance of maritime security and resilient sea lanes in the Indo-Pacific. The Quad has expanded its cooperation under the IPMDA, which is the Indo-Pacific Maritime Partnership for Maritime Domain Awareness, including efforts towards a comprehensive common operational picture across the Indo-Pacific. बैठक में चीन की बढ़ती आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर भी चिंता जताई गई। क्वाड देशों ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि मौजूदा वैश्विक तनाव के दौर में क्वाड की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने पर सवाल खड़े किए और कहा कि क्वाड के सदस्य देशों ने हॉर्मुज को खोलने के शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन किया। The region is facing acute economic stress. We know the world is more unpredictable. We know economic volatility is increasing. And we know the consequences for our region of the Iranian closure of the Strait of Hormuz and what that means for our energy security, for our economies and for our people. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने सप्लाई चेन रेजिलियंस और क्रिटिकल मिनरल्स सहयोग को समय की जरूरत बताया। इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की पहली बैठक थी। इस साल क्वाड का शिखर सम्मेलन भी भारत में संपन्न होने की संभावना है। पिछले साल क्वाड का शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया था। इस लिहाज से क्वाड विदेश मंत्रियों की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण ऊर्जा संकट हुआ है और अच्छी बात यह है कि सभी विदेश मंत्रियों ने इस पर चिंता जताई है, लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस मसले पर किस तरह का सहयोग क्वाड के देशों के बीच में होता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ डीडी न्यूज़ के लिए मैं अखिलेश सुमन। तो क्वाड के मंच पर चारों देशों के बीच में सहयोग दिखाई पड़ा, तो इससे तर भारत अमेरिका के बीच में भी सहयोग की एक नई इबारत दिखी गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भारत और अमेरिका के बीच अलग से क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुए। इस अहम समझौते का मकसद उन खनिजों की सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार करना है जो एडवांस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। अमेरिका ने इसे भरोसेमंद साझेदारी के साथ सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। भारत और अमेरिका के बीच हुआ ये क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया में रेयर अर्थ और अहम खनिजों को लेकर भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। दोनों देशों ने समझौते के जरिए संवेदनशील सप्लाई चेन को दबाव और एकाधिकार वाली बाजार नीतियों से बचाने पर सहमति जताई है। Our focus will clearly be on the Indo-Pacific. At the global level, we have to address issues like supply chain resilience, connectivity choke points, manufacturing and resource concentrations, and gaps in critical infrastructure. Each one of them offers
a new argument for more partnerships, stronger growth. अमेरिका ने कहा है कि वे क्रिस्टल मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने के लिए संसाधन जुटाने का काम करेगा। अमेरिकी सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर निवेश, लोन और अन्य वित्तीय सहयोग वाले प्रोजेक्ट्स को समर्थन दे रही है। अमेरिका का कहना है कि निवेशों और नई रणनीतिक साझेदारियों से वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और नई परियोजनाओं के जरिए अरबों डॉलर का अतिरिक्त निजी निवेश भी आकर्षित होगा। We can bring to bear on some of the most significant problems facing the world, whether it's a humanitarian response, whether it's the security of energy, whether it's the freedom of navigation, whether it's the need to diversify our supplies of not just energy but critical minerals and supply chains. These are areas where all four of our countries, collectively and individually, can bring tremendous assets to bear in terms of solving these problems. इस फ्रेमवर्क के जरिए भारत और अमेरिका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे जो महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीयता और मजबूत सप्लाई सुनिश्चित कर सके। दोनों देशों का मानना है कि इससे न सिर्फ आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। वहीं ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दोनों के बीच रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के साथ ही सप्लाई चेन मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी और दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर आगे डालेंगे नजर, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो, जीतो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बारे में शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद खबर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई। अवैध घुसपैठ और उससे पैदा हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर हाई लेवल कमेटी के गठन का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और देश की संप्रभुता से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। आखिर क्या होगा इस समिति का काम, कौन कौन से होंगे इसके सदस्य और क्यों देश के भविष्य के लिहाज से इस प्रकार की कमेटी को अहम माना जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने
एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 15 अगस्त को जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने ये बात कही थी और घुसपैठ से बदल रही देश की जनसांख्यिकी को राष्ट्रीय चुनौती बताया था और एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की भी बात कही थी। मोदी सरकार ने मंगलवार को अपने इस वादे पर अमल करते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया और इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा, घुसपैठ और अन्य कारणों से असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवानिवृत्त जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री के विदेशी नागरिक मामलों के संयुक्त सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तन को बड़ी राष्ट्रीय समस्या बताते हुए लिखा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में भी गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। ये कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन का एक व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी और इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। मोदी सरकार के इस फैसले को विभिन्न जानकार देश में जनसांख्यिकी परिवर्तन के बढ़ते खतरे से पैदा हुए संकट के लिहाज से बेहद खास मान रहे हैं। डेमोग्राफी को लेकर जो जहाँ पे अननेचुरल ग्रोथ है, खास करके इलीगल इमिग्रेशन के कारण या कन्वर्जन जैसे षड्यंत्रों के कारण, तो इसका एक व्यापक चित्र देश के सामने आएगा। खुद सुप्रीम कोर्ट भी इसका बहुत बार कॉग्निजेंस ले चुका है, पार्लियामेंट में इसमें बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, लेकिन आज तक इसके बारे में हमारे सामने कोई एक ठोस पॉलिसी नहीं है। ये समिति 1 वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता होने पर गृह मंत्रालय द्वारा समिति के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। समिति जनसांख्यिकी परिवर्तनों का वैज्ञानिक रूप से आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और उचित नीति, विधायी और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करेगी। समिति की प्रस्तावित संरचना और कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं: अवैध अप्रवास एवं जनसांख्यिकी परिवर्तनों की चुनौतियों पर विचार करना, संभावित कारणों का अध्ययन करना, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय कारक पहचानना, परिवर्तनों के कारकों की पहचान करना, असामान्य बसावट पैटर्न को समझना, धार्मिक सामाजिक स्तर पर परिवर्तनों का विश्लेषण करना, अवैध अप्रवासियों की पहचान, हिरासत, निर्वासन के लिए स्थायी प्रणाली की सिफारिश करना, निरंतर निगरानी, सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण प्रणालियों की सिफारिश करना, केंद्र राज्य के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रस्तावित करना और चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य उपाय सुझाना। देश में अवैध घुसपैठ की वजह से जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या है और भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाती आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार का घेराव किया था। सरकार बनने के बाद एक ओर जहां शुभेंदु अधिकारी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी गठित करना काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो डेमोग्राफी चेंज को लेकर जिन राज्यों पे सबसे ज्यादा असर पड़ा उसमें से पश्चिम बंगाल एक है। अगली खबर बंगाल से ही। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ भाजपा सरकार का अभियान अब तेज होता दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति के बाद सीमा इलाके में हलचल बढ़ गई है। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर बड़ी संख्या में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के जुटने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। राज्य सरकार अब होल्डिंग सेंटर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को भी तेज कर रही है।
आखिर बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ क्या है सरकार का पूरा प्लान और क्यों मचा है अवैध प्रवासियों में इस प्रकार का हड़कंप? देखिए आज की खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी प्रवासन एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय रहा है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए ममता बनर्जी के राज में बंगाल में अवैध रूप से फल फूल रहे थे, उन्हें अब भाजपा सरकार में गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। शुभेंदु अधिकारी के घुसपैठिए हटाओ अभियान के बाद पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मंगलवार सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए हाकिमपुर चेक पोस्ट पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार के कड़े एक्शन के बाद अब बांग्लादेश लौटने के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी चेतावनी देते हुए इन अवैध बांग्लादेशियों को बंगाल छोड़कर जाने को कहा। ये सब बांग्लादेशी है, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। 4 मई को बंगाल की जनता के भारी जनादेश से सत्ता में आने के महज 7 दिन बाद 11 मई को पहली कैबिनेट बैठक में ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई बीजेपी सरकार की प्राथमिकता होगी। पहली कैबिनेट बैठक से ही ये संदेश स्पष्ट था। अब तक मुर्शिदाबाद से 3 और मालदा से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। सभी को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कई लोगों ने आधार और वोटर कार्ड भी बनवा लिए थे। सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी को लागू करने की दिशा में सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया था। सीमा पर पहुंचे हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता ने वहां मौजूद घुसपैठियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ममता राज में कितनी आसानी से ये लोग सीमा पार कर भारत पहुँच गए। अभी क्यों गए, क्यों जा रहे हैं? अभी हम लोगों का परमिशन नहीं दे रहा है, इसलिए चला जा रहे हैं। गार्डन रिच में थे, 30 साल से थे, तो 30 साल से क्या काम करते थे वहाँ पे? जो काम मिलता है लेबर का वही करने जाते। सब करते थे? हाँ, लेबर का। 30 साल में तो सब कुछ बन गया, राशन कार्ड बन गया, वोटर कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया। हाँ, आधार कार्ड है। 23 मई को जारी आदेश में जिला प्रशासन से कहा गया है कि ऐसे सेंटर बनाए जाएं जहां पकड़े गए संदिग्धों को रखा जा सके। अवैध लोगों को ऐसे सेंटर में अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सकेगा। इस दौरान उनके दस्तावेज, पहचान और नागरिकता की जांच होगी। जांच के दौरान लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा और जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा ताकि वापस उनके देश भेजा जा सके। अंतिम फैसला जिला मजिस्ट्रेट या बड़े अधिकारी करेंगे। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या केवल दलगत राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विषय सुरक्षा, मानवाधिकार और प्रशासनिक नीतियों के जटिल संतुलन से जुड़ा हुआ है। और बंगाल की नई भाजपा सरकार के एक्शन से अवैध घुसपैठियों में जो हड़कंप है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए बैक टू दी पवेलियन का रास्ता अपना सकते हैं। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। आपको कुछ और आंकड़े और तथ्य भी बताते हैं कि जो आपको समझ में आएगा कि आखिर किस प्रकार की समस्या इतनी गंभीर क्यों है, किस तरीके से ये घुसपैठ की समस्या बड़ा एक रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर बात की जाए भारत में घुसपैठ के तरीकों की, तो सीमा से घुसपैठ होती है, बांग्लादेश से खुले बॉर्डर से घुसपैठ होती है, वीजा खत्म होने के बाद भी लोग अवैध रूप से प्रवास करते रहते हैं और मानव तस्करी के माध्यम से ये लगातार भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ होती है। किन देशों से ज्यादा भारत में घुसपैठ हो रही है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन तमाम जगहों से ज्यादातर अवैध तरीके से घुसपैठ देश में हो रही है। और देश के किन राज्यों में ज्यादा घुसपैठ की घटनाएं पता लगती हैं, उसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कश्मीर जैसे राज्यों में ज्यादा ऐसे केसेस की जानकारी आती है जहां पे अवैध घुसपैठ के मामले सामने आते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार के बयान की अगर बात की जाए तो क्या उसके अधिकृत बयान रहे? 2004 में गृह राज्य मंत्री उस वक्त ने कहा था, यह माना था कि लगभग सवा करोड़ के आसपास में अवैध बांग्लादेशी भारत में मौजूद हैं। तो ये एक तरीके से संसद में बयान था 2004 में। 2005 में ममता बनर्जी ने संसद में उठाया था बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा और जोर शोर से एक प्रकार से वो मसला हुआ था
उन्होंने इस बात को माना था और लेकिन अब वो बात के समय में उसको मानती नहीं थी। 2008 में संसदीय समिति ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक बड़ी समस्या, खतरा देश के लिए माना था। इस बात का जिक्र अपने आप में तमाम सरकारी दस्तावेजों में मौजूद है। 2016 में सरकार ने माना देश में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं। तो ये संख्या अपने आप में बताती कितनी बड़ी संख्या में देश में इस प्रकार की समस्या गंभीरता से बनी हुई है। 1950 से 2015 के बीच में देश में आबादी के संतुलन और असंतुलन के बीच की अगर बात की जाए तो हिंदू आबादी में 7.82%, लगभग 8% के आसपास ये घटोत्तरी दर्ज की गई है आजादी के बाद 1950 से 2015 के बीच में। इसी प्रकार से रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम आबादी में 43% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये अपने आप में एक तरफ जहां हिंदुओं की आबादी घटी है तो मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। ये अपने आप में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की 2024 की रिपोर्ट के तमाम आंकड़े हैं, जिसमें बताया गया कि जैन आबादी 0.45% से घटकर 0.36% हुई है और यह भी 1950 से 2015 के बीच में देश की आजाद जो आबादी है उसका जो परिवर्तन है उसमें दिखाया गया है। डेमोग्राफी बदलने के बड़े कारण क्या है? उच्च जन्म दर को लेकर भी कहीं ना कहीं आबादी में परिवर्तन होता है, डेमोग्राफिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। दूसरे कारण की बात करें जल्दी से तो हम बताएं, बड़े कारण में अवैध घुसपैठ भी, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे, यह भी अपने आप में एक बड़ा कारण के तौर पर है। धर्मांतरण की समस्या भी देश के तमाम राज्यों में गाहे बगाहे सामने आती है, वो भी एक तरीके से डेमोग्राफी परिवर्तन का बड़ा कारण है। क्षेत्रीय असंतुलन भी इस दिशा में एक तरीके से महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो भी बड़े कारणों के तौर पे गिना जाता है। और घुसपैठ पर मोदी सरकार के जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और उस दिशा में लगातार तेजी से काम हो रहा है। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत देश के सभी सीमावर्ती इलाकों को तकनीक आधारित सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। घुसपैठ, तस्करी और गौ तस्करी के तमाम रूट को बंद किया जा रहा है। ये लगातार तेजी से काम हो रहा है। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की पॉलिसी पे काम हो रहा है, जिसकी खबर अभी हमने आपको पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश की सीमा से भी दिखाई। सीमा पर बेहतर तालमेल, यानी कि जो बीएसएफ है, राज्य प्रशासन है और तमाम जो जिला प्रशासन है, उनके बीच बेहतर तालमेल को लेकर लगातार काम हुआ है। सीमा पर मजबूत ढांचा तैयार किया गया है, मजबूत चौकियां बनाई गई हैं, फेंसिंग की गई है, सड़कें बनाई गई हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। सीमा पर मजबूत ढांचा बनाया गया। तो ये अपने आप में तमाम वो काम है जो लगातार एक तरीके से किए गए हैं। तो इसी बड़ी खबर पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। उसके बाद इस महत्वपूर्ण विषय पे होगी हमारी आज की चर्चा। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान। हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है, इसलिए आज ही पैसाबाजार.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में, वो भी 4 क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और एसआईपी करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं। और म्यूचुअल फंड्स है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और ब्रेक के बाद न्यूज़ नाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे देश में अवैध घुसपैठ और तमाम प्रकार की बंगाल से आ रही तस्वीरों को लेकर। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। शुभेंदु सरकार की तैयारी, घुसपैठ पर प्रहार जारी, क्योंकि घुसपैठियों पर लगातार बंगाल सरकार सख्त नजर आ रही है। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक हैं, जो कि टीएमसी के समर्थक हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हक साहब, शुरुआत आपसे, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी उस वक्त भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी, बड़ी संख्या में लोग सीमा पार जा रहे थे, और एक बार फिर से वही तस्वीरें अब सीमावर्ती बॉर्डर से दिखाई पड़ रही हैं। टीएमसी और ममता दीदी लगातार मना करते रहे कि साहब कहां है बांग्लादेशी घुसपैठिए। सबसे पहले देखिए, बहुत बहुत बधाई का पात्र है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो नई सरकार ये जो नया कदम अवैध घुसपैठियों को लेकर के जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र। हम चाहते हैं कि जो भी घुसपैठिया हमारे राज्य में या हमारे देश में है, उसको चुन चुन के ये जो कदम श्री शुभेंदु अधिकारी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि इस तरह का काम जो है, जो भी है अवैध जो घुसपैठिया है उसको निकालना चाहिए, उन्हें चिन्हित करना चाहिए। ये प्रताप जी, ये बहुत अच्छा कदम है। ये केंद्र सरकार को मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा, इसलिए कि हमेशा से समझ लिए घुसपैठियों की मामला जो है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। तो हम चाहते हैं ये कदम बहुत अच्छा कदम है, और जो घुसपैठी है उसको किसी भी कीमत पर हमारे राज्य या हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ा कदम है, हम इसकी सराहना करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, और नए सरकार हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा। ये बहुत अच्छा कदम है और ये बधाई के पात्र है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के नागरिक है, जो हमारे देश में रहते हैं, वही रहें, लेकिन घुसपैठिया क्यों रहें, इसकी निशानदेही होनी चाहिए और इस पर जबरदस्त तरीके से नकेल कसना चाहिए। सर, लेकिन ममता दीदी और टीएमसी तो लगातार खारिज करते थे कि साहब कहां है घुसपैठिए, बताइए, अभी तक आए नहीं, मिले नहीं। अब निजाम बदला तो स्थितियां, तस्वीरें बदलती दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। कहीं न कहीं समझिए कि जो परिस्थिति थी पश्चिम बंगाल की, आपने देखा, जो समझ लिए कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के आवाम ने जिस हिसाब से यहाँ की राजनीति हो रही थी, लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी, जो समझ लिए वर्ल्ड की बड़ी पार्टी है, उन पर भरोसा किया। और भारत ही नहीं, आज समझ लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने समझ लिए उनको जनादेश दिया। तो ये कहीं न कहीं ये अच्छा मैसेज है और ये अच्छा कदम है हमारे राज्य के लिए। बहुत आपके बदले हुए सुर नजर आ रहे हैं। चुनाव के समय, चुनाव से पहले लगातार हम लोग इस मसलों पे बात करते थे, लेकिन टीएमसी का रुख नहीं था। सर, ये हिमांशु जी आपको मुबारक हो। हिमांशु जी आपको मुबारक हो, निजाम बदलने के बाद में आपके विरोधियों के भी सुर आपके सुर में मिलने लगे। ये तो बड़ा अच्छी एक स्थिति दिखाई पड़ रही है जी। मुझे तो डर है। सबसे पहले आपका धन्यवाद बुलाने के लिए। जय सिया राम, भारत माता की जय। मुझे तो लग रहा है हक साहब कहीं पार्टी चेंज करने का तो नहीं सोच रहे इनके। आप शामिल करेंगे तो वो आएंगे, आप बताइए, तैयार हैं आप? नहीं, हम तो किसी को भी नहीं इनवाइट करेंगे। जो पहले जो इन्होंने खराब काम किए हैं, इसके चलते कोई भी टीएमसी का साफ मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। टीएमसी के किसी नेता को भी लेना ही नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के कि इनके सुर बदलते जो है समय नहीं लगा। ये वही पार्टी है जो 2 महीने पहले कह रही थी कि घुसपैठिया है नहीं। यही वही पार्टी है जो 2 महीने पहले कह रही थी कि अगर हमने समय दे दिए तो 1 मिनट लगेगा एक विशेष समुदाय को, हिंदुओं को खत्म करने के लिए। ये वही पार्टी है जो हर तरफ से हिंदुओं को जो है अटैक कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जनता के एक वोट की ताकत है कि उस एक वोट पे जो जनता डरी सहमी रहती थी, आज जनता ने ऐसा दिखा दिया है कि भाई उनके ऊपर जो आक्रांता, जो उनके ऊपर प्रेशर कर रहे थे, आज वही जो है उन्हीं के सुर बदल गए हैं। तो जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करता हूं मैं जी। तो आप देखिए, जो ये डेमोग्राफी की समस्या है, ये बहुत बड़ी है। मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने रखता हूं। 1961 में, झारखंड से शुरू करता हूं फिर बंगाल की तरफ आता हूं मैं। 1961 में संक्षिप्त में बोलता हूं। 4 लाख आबादी थी, 82,000 मुसलमान थे। 2011 में 4 लाख मुसलमान हो गए। पाकुड़ में 76,000 से 3,22,000 हो गए। संथल परगना में आदिवासी 45% हुआ करता था, आदिवासी घट के 23% हो गया है। मुस्लिम 9 से 23% बढ़ा गया है।
तो ये टारगेट, एक सोची समझी साजिश हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। दलितों का ईसाईकरण हो रहा है, हिंदुओं का जो है लव जिहाद हो रहा है, उनका जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, एक बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, ये 2014 में आने के बाद ये काफी हद तक रुका है। 1961 से 2011 में हम काफी ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल के, जैसे 24 परगना है, मुर्शिदाबाद है, बीरभूमि, मालदा है, ये हिंदुओं के लिए रेड जोन बन गए हैं। यहाँ हिंदुओं को एकदम से टारगेट किया जा रहा है, ईसाईकरण बहुत तेजी से हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। और 2011 की जनगणना में जो है ये एक विशेष आबादी जो है, चाहे अपना दम दिखाए चाहे हिंसा करे, ये 3 राज्यों में हिंदुओं का ऐसा तेज पलायन हुआ है। मुर्शिदाबाद में अब ये जो है, ठीक है हिमांशु जी, आप जो बात कह रहे हैं वो शायद इसीलिए सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन भी किया। मैं समीर जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ। हिमांशु जी, 47 लाख मुस्लिम, ठीक है, मैं जरा समीर जी को चर्चा में जोड़े। जी समीर जी, सवाल ये कि बंगाल में जहां थोड़ा मैं समय की थोड़ी सीमा है हिमांशु जी। समीर जी, सवाल ये कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस वक्त हमने देखा था लोग लगातार बांग्लादेश की ओर जाने के लिए तत्पर थे। एक बार फिर से वही स्थितियां दिखाई पड़ने लगी हैं जैसे ही शुभेंदु सरकार एक्शन में नजर आ रही है। तो क्या ये सच्चाई थी जिसपे एक बड़ा पर्दा पड़ा हुआ था, अब सच सामने दिखाई पड़ रहा है? समीर जी, मुझे लगता है कि आर्यन जी, मुझे लगता है कि बंगाल में घुसपैठी की बहुत बड़ी समस्या थी। ये बात सही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगातार ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी उनसे कहा था कि भाई अभी बॉर्डर बनाने के लिए वहां पर आप जमीन उपलब्ध कराइए, और ममता बनर्जी ने कभी जमीन उपलब्ध नहीं कराई। और ममता बनर्जी घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक चले गई चुनाव आयोग के खिलाफ कि उनको मतदारों से बाहर न किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये वहां की जनता ने इस बात को महसूस किया और इस कारण ममता बनर्जी को वहां से उखाड़ फेंका। और अब जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार आ गई और पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने जिस तरीके से फैसला लिया कि जमीन दी जाएगी और होल्डिंग सेंटर बनाए सभी जिलों के अंदर कि आइडेंटिफाइड करके उनको वहां रखा जाएगा और उसके बाद उनको वहां भेजने की प्रोसेस होगी। लंबी लड़ाई है। अभी मुझे लगता है कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ के करीब बांग्लादेशी घुसपैठी होंगे। अब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की सिस्टम होगी, बांग्लादेश सरकार से संपर्क किया जाएगा, उनको वापस लेने के लिए कहा जाएगा, तमाम लंबी प्रोसेस होगी, लेकिन शुरुआत इसकी हो चुकी है। और अभी हक साहब जो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हक साहब टीएमसी के समर्थक है, वो टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, तो उनके बाद टीएमसी की आधिकारिक बात नहीं मानी जा सकती। टीएमसी आज भी घुसपैठियों के समर्थन में है और उन्हें बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो उनका मूल वोट बैंक है, उनका आधार वोट बैंक है। तो टीएमसी उनके खिलाफ कभी नहीं जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आसाम में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, जिस तरीके से बंगाल में मिला, तो बंगाल की जनता ये चाहती है कि बांग्लादेश के जो वासी है जो बंगाल में आ गए वापिस चले जाए। और मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था डेमोग्राफी मिशन के बारे में, और अमित शाह जी ने कहा था डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब इस पर तेजी से काम होगा। जिस तरीके से हाई लेवल कमेटी आज बना दी गई जनसंख्या परिवर्तन का पता लगाने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर सरकार एक आखिरी कदम उठाने की ओर जा रही है। और आने वाले हमें दिखेगा कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड कर उनके देश भेजने की प्रोसेस भारत सरकार ने शुरू कर दी है। ठीक है एहतशामुल हक साहब, जिस सच को तस्वीरों के माध्यम से आपने माना, स्वीकारा, क्या इस बात को आप टीएमसी में अधिकृत तौर पे, पार्टी में, ममता दीदी में, तमाम अन्य लोगों तक रखेंगे कि साहब जो सच है कम से कम उसको स्वीकारिए, भले ही राजनीतिक विरोध चलता रहेगा, देश की सुरक्षा पहले है? देखिए आर्यन जी, मैंने ये स्पष्ट रूप से मैं कहा, डॉक्टर हिमांशु साहब शायद वो बोल लेते कि शायद वो सुर बदल लिए। देखिए सुर बदल सबसे पहले आता है देश, तो उसके बाद में आता है पार्टी। तो देश के लिए जो हर मुमकिन कोशिश होगा वो हम जो है देश के प्रति खड़े रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे। ये पहला मेरी बात है। और दूसरी बात देखिए, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी को देखिए एक तरह से देखा जाएगा, मुझे बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में हुआ है जी, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमान हमेशा से, अगर कोई भी मुसलमान की तरफ बढ़ता है तो मुसलमान समझिए उसके कदम जरूर बढ़ेंगे आगे। ये एक अच्छा मैसेज भारत सरकार द्वारा और नई सरकार जो अभी पश्चिम बंगाल में आई है, ये बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत अच्छा संदेश हम समझते हैं। ये मैसेज समझ लिए कि हमारे देश के हित में बहुत अच्छा होगा। ये मैं आयेंद्र जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और ये हमारे अभी हिमांशु जी बोल रहे हैं, हमारी वो बात नहीं है। मेरी उद्देश्य
और मेरी भावना जो है देश के प्रति है। बिल्कुल बिल्कुल, और देश सबसे पहले है और हम सबके लिए होना भी चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी इस बात को कहती है कि पश्चिम बंगाल के किस प्रकार के हालात मुस्लिम समुदाय के रहे। हिमांशु जी, जिम्मेदारी अब आप पे भी बढ़ के है कि मतलब सबका साथ सबका विकास को लेकर एक विश्वास बहाली का माहौल आगे बढ़ना पड़ेगा। जो बात हक साहब कह रहे हैं कि साहब आप एक कदम आगे बढ़िए, हम 2 बढ़ने को तैयार है। जी, मैं हक साहब की बात से बिल्कुल एकदम सहमति देता हूं, पर मेरे शब्द बिल्कुल इसलिए थे कि सुर बदल रहे हैं, क्योंकि सुर बदले हैं। अभी हक साहब कह रहे हैं देश मेरे लिए पहले है, पर यही हक साहब की पार्टी जिनके समर्थक हैं, उसने साफ बोला था, इनकी एक काउंसलर ने बोला था कि ये जो लोग हैं आते हैं उबर ओला चलाने के लिए और हम इनका जो है आधार कार्ड राशन कार्ड बना देते हैं। अभी 50 किलोमीटर की एक पतली सीमित रेखा, 50 किलोमीटर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम देश की सीमा को देखते हैं तो बहुत ही पतली स्ट्रिप मांगी गई थी सेंटर के द्वारा। 23 बार पत्र लिखा गया था, तब ममता बनर्जी सरकार ने हर बार मना कर दिया था। तो ये सुर बदले हुए हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम वहां पे कुछ खंड बना देंगे, कुछ मूर्ति इमारत बना देंगे, चिकन नेक को दबाने की कुछ समुदाय की विशेष समुदाय के लोगों ने बोला था कि हम चिकन नेक को थ्रोटल कर देंगे। तो ये सारी बातें अब कहां चली गई? जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो अब देशभक्ति क्यों आ रही है? अगर आपके अंदर देशभक्ति पहले थी तो आपने क्यों बोला कि हिंदुओं का सफाया कर देंगे अगर 1 मिनट में मुस्लिमों को छूट दे दूं? तो ये सारी बातें नहीं कही जानी चाहिए थी। इसी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी आप देश के समर्थन में आए, बहुत अच्छी बात है। काश पहले भी रहते तो शायद जनता आपका बिल्कुल, शायद देश का इतना अहित नहीं होता और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होता। समीर जी, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है और जो जनसांख्यिकी परिवर्तन डेमोग्राफी चेंजेस को लेकर जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है, किस तरीके से देश की एक बहुत बड़ी समस्या जिसको नजरअंदाज किया जाता रहा, अब उस पर समस्या को समस्या मान के समाधान की ओर आगे बढ़ा जाएगा, कैसे इसका देश को फायदा मिलेगा? समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि भाई आप कोई बहाना नहीं चलेगा। आपके पास बंगाल की सरकार है, आपके पास आसाम में केंद्र में आपके पास सरकार है, और जो राज्य सरकारों से रुकावटें डाली जाती थी इस मामले को लेकर, अब मुझे लगता है वो रुकावटें नहीं आएगी। तो आज डेमोग्राफिक मिशन को लेकर जो घोषणा की गई है, और मुझे लगता है ये थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी और आज 9 से 10 महीने के बाद एक मिशन बनाया गया है। इसकी थोड़ी पहले घोषणा होती है, मुझे लगता है इसमें काम ज्यादा तेजी से शुरू हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा अमित शाह जी ने अब कर दी है, इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और अब इस मामले को लेकर तमाम कारण होते हैं। सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है कि हम अंदर से कोई अवैध धर्मांतरण हो रहा है, क्या दूसरे आर्थिक कारण है, क्या कोई दूसरे सामाजिक कारण है, किस तरीके से हो रहा है, इसका वैज्ञानिक आकलन मुझे लगता है ये कमेटी करेगी और अपना आकलन करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद केंद्र सरकार उसके ऊपर अमल करेगी। तो मुझे लगता है कि अब ये तय है कि आने वाले समय में हम इसमें बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से देखेंगे और बड़े घुसपैठियों को इस देश से निकलता हुआ भी हम देखेंगे। और देश के लिए जरूरी है, जिसके साधन संसाधन और सुविधाओं पर पहला हक इस देश के नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। और मुझे लगता है कि देश के साधन संसाधन जमीन पर जिस तरीके से घुसपैठियों ने आकर कब्जा किया था, अब वक्त आ गया है कि उनको जाना पड़ेगा और खुद होकर भी जाना शुरू कर दिया। अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे तो बंगाल में देखेंगे तो जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसकी एक प्रकार से शुरुआत भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। और निश्चित तौर से इस कमेटी के लिए 1 साल का समय दिया गया अपनी रिपोर्ट सौंपने को लेकर भी, तो उम्मीद बनती है कि जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से काम होता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें होंगी आगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है, हमको तो एक ही नाम याद आता है, NDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। NDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच NDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है, ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे?
फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर डीडी न्यूज आज से एक सीरीज शुरू कर रहा है जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे इन वर्षों में मोदी सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। उन्नीस में राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद भी भारत लंबे समय तक औपनिवेशिक मानसिकता के प्रभाव से जूझता रहा। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय स्मृतियां और गौरवशाली विरासत को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। प्रतीकों, परंपराओं और राष्ट्रीय चेतना को नए स्वरूप में स्थापित करने की इसी बदली तस्वीर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उन्नीस भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन मानसिक पराधीनता की परछाइयां लंबे समय तक बनी रहीं। अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचा, न्याय व्यवस्था, सत्ता के प्रतीक, यहां तक कि भाषा और सोच में भी औपनिवेशिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता रहा। भारत ने सदियों तक इस मानसिक उपनिवेशवाद का प्रभाव महसूस किया। साल 2014 के बाद इस विमर्श को नई दिशा मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा कि भारत को अपनी जड़ों, अपनी सभ्यता और अपने गौरवशाली इतिहास से पुनः जुड़ना होगा। यहीं से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्मृतियों, प्रतीकों और सांस्कृतिक धरोहरों को नए दृष्टिकोण से पुनर्स्थापित करने का प्रयास। सोमनाथ से लेकर काशी तक भारत के प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी गई। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, महाकाल लोक और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, इन प्रयासों को केवल धार्मिक पुनर्जागरण नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास के पुनरुत्थान के रूप में भी देखा गया। नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। राजधानी दिल्ली में सत्ता और शासन के प्रतीकों को भी नए अर्थ दिए गए। ब्रिटिश सत्ता की विरासत माने जाने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। संदेश स्पष्ट था, शासन नहीं सेवा, अधिकार नहीं कर्तव्य।
इसी मार्ग पर स्थित वह छतरी जहां कभी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा राष्ट्र के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बन खड़ी है। इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नाम परिवर्तन में भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री आवास रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बना तो देश के राजभवनों को लोक भवनों में बदला गया। अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बना तो हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा जाने लगा। ये परिवर्तन केवल नामों के नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय स्मृतियों को पुनर्भाषित करने का प्रयास माने गए, ताकि प्रेरणा के स्रोत भारतीय अस्मिता और स्वतंत्रता के नायकों से जुड़े रहें। विभाजन की त्रासदी को राष्ट्रीय स्मृति में जीवित रखने के लिए विभाजन विभीषिका मनाने की घोषणा की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता की कीमत और विस्थापन की वेदना को समझ सकें। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदानों को राष्ट्रीय चेतना में स्थापित करने के लिए वीर बाल दिवस की शुरुआत हुई, जो साहस, धर्म और राष्ट्र निष्ठा की अमर परंपरा का स्मरण कराता है। सिर्फ प्रतीक ही नहीं, सेना और राष्ट्रीय समारोह में भी भारतीयता की झलक और अधिक स्पष्ट हुई। भारतीय नौसेना के ध्वज से औपनिवेशिक सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से प्रेरित प्रतीक को अपनाया गया। न्याय व्यवस्था में भी परिवर्तन की एक व्यापक तस्वीर सामने आई। दशकों तक औपनिवेशिक कानूनों के आधार पर चलने वाले भारत ने आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव किए। नए भारत के निर्माण की इस यात्रा में केवल इमारतों का कायाकल्प नहीं हुआ, बल्कि सार्वजनिक स्थलों और हवाई अड्डों को भी राष्ट्र नायकों और सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ने का प्रयास हुआ। सरकार ने तमाम हवाई अड्डों के नाम बदले तो साथ ही महापुरुषों और महानायकों की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने के प्रयास के क्रम में नई संसद में सेंगोल की स्थापना हुई। ये कदम नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक धरोहरों और महानायकों से परिचित कराने का अहम प्रयास है। तो बीते 12 वर्षों में देश ने विकसित भारत की ओर तमाम बड़े कदम उठाए हैं और आज 26 मई की तारीख है। ठीक आज से 12 साल पहले 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी और इन 12 वर्षों में देश ने एक बड़े बदलाव को देखा। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर रुक करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है और इस कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
सांचू पोस्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की और उनके अदम्य साहस की जमकर सराहना की। उन्होंने उन वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। सरहद पर जवानों के मनोबल को नई ऊर्जा देते हुए गृहमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का भी संदेश दिया। क्या है पूरी खबर, आप देखिए इसको। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे, न केवल डट कर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने वाले देश के वीर सपूतों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांचू पोस्ट पहुंचकर सराहना की और उनके हौसलों को नई उड़ान दी। साथ ही बीएसएफ के उन 2000 से ज्यादा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने बल के गठन के बाद से अब तक अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे सीमा प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया है, इसका बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यपरायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निर्वहन किया है। बीएसएफ की सशस्त्र गैलरी का अवलोकन करने के दौरान अमित शाह ने देश के रियल हीरोज को बताया कि जवानों के मजबूत कंधों पर सिर्फ बॉर्डर की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि देश के अंदर छिपे उन दुश्मनों से भी लड़ना है जो लगातार साजिश रच अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश में रहते हैं। सरहद के उस पार से सरहद के अंदर जिन लोगों का उपयोग कर आंतरिक खतरा होता है, उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। देश के जाबाजों के बीच पहुंचे शाह ने एक बार फिर मातृशक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब देश की सेवा में नारी शक्ति भी पुरुषों से 2 कदम आगे बढ़कर काम कर रही है। बेटियों ने बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे। अमित शाह ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण किया। साथ ही 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए सांचू चौकी का ऐतिहासिक महत्व बताया। राजस्थान में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे सरकार के कदमों का जिक्र किया, जिनमें सड़कों का निर्माण, सीमा पर बाढ़ के नए डिजाइन और 180 सीमा चौकियों को पानी की पाइपलाइन से जोड़ना शामिल है। घुसपैठ, तस्करी और ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्य पुलिस बलों और राज्य प्रशासनों के बीच घनिष्ठ तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज़ नाइट